नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम समुद्र की गहराइयों में छिपे भारत के एक ऐसे सीक्रेट मिशन पर बात करने वाली हैं जो देश की सुरक्षा का पूरा गेम ही बदलने वाला है। देखिए, हम सबने भारत की पनडुब्बी ताकत बढ़ने की खबरें तो सुनी हैं, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसी क्षमता है जो दुनिया की सिर्फ गिनी चुनी सुपर पावर्स के पास है। राइट। आज की हमारी जो चर्चा है उसका फोकस एक शब्द पर है, CASD, यानी कंटिन्यूअस एट सी डिटरेंस, और इसे हकीकत बनाने वाली S4 स्टार पनडुब्बी पर। तो आज का मिशन साफ है, ये समझना कि ये तकनीक असल में है क्या, S4 स्टार में ऐसा क्या खास है जो उसे गेम चेंजर बनाता है, और कैसे ये भारत की जवाबी कार्रवाई की ताकत, जिसे सेकंड स्ट्राइक कहते हैं, उसे अभेद्य बना देगी। बिल्कुल। और CASD को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक हथियार नहीं, एक सोच है, एक स्ट्रैटेजी है। एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह। हाँ, आप इसे एक अदृश्य इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह समझिए। इसका सीधा मतलब यह है कि आपके दुश्मन को ये बात 24 घंटे सातों दिन पता हो कि अगर उसने भारत पर हमला करने की सोची तो उसका बचना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि समंदर की गहराइयों में कोई हमेशा हर पल पलटवार करने के लिए तैयार बैठा है। चलिए, इसी शब्द CSAD को थोड़ा और खोलते हैं। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ, और देश इस पर अरबों डॉलर क्यों खर्च कर रहे हैं? सोर्सेस से जो मैंने पढ़ा उससे यही समझ आया कि अब तक भारत के पास न्यूक्लियर पनडुब्बियां तो थीं, लेकिन वो हमेशा गश्त पर नहीं रह पाती थीं। जी, उन्हें मेंटेनेंस के लिए या क्रू बदलने के लिए वापस पोर्ट पर आना पड़ता था। तो क्या इसका मतलब यह है कि उस दौरान एक सुरक्षा में खालीपन, एक वल्नरेबिलिटी गैप बन जाता था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। CSAD उसी गैप को हमेशा के लिए भरने का नाम है। हमेशा के लिए? हमेशा। हमेशा। इसका मतलब है साल के 365 दिन 24 घंटे कम से कम एक परमाणु पनडुब्बी न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस होकर समुद्र की गहराइयों में किसी अनजान जगह पर गश्त लगाती रहे। और वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। किसी को नहीं। इन रिपोर्ट्स में एक बात पर खास जोर दिया गया है कि भारत इस क्षमता को हासिल करने के लिए UK मॉडल ऑफ रोटेशन अपना रहा है। ओके, ये UK मॉडल ऑफ रोटेशन सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लगता है। ये काम कैसे करता है? क्या ये एक भरोसेमंद सिस्टम है? ये बहुत ही परखा हुआ और भरोसेमंद सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए कि ये 4 पनडुब्बियों का एक परफेक्ट साइकिल है। 4 पनडुब्बियों का? हाँ, पहली पनडुब्बी हमेशा समुद्र में तैनात रहेगी, दुश्मन की नजरों से दूर। ठीक है। दूसरी पनडुब्बी या तो अपनी तैनाती के लिए जा रही होगी या फिर पोर्ट पर स्टैंड बाय मोड में पूरी तरह तैयार होगी कि आदेश मिलते ही निकल सके। और बाकी दो? और बाकी जो 2 पनडुब्बियां हैं वो उस दौरान अपने मेंटेनेंस, रिपेयर या रीफिट से गुजर रही होंगी। तो नतीजा ये कि नतीजा, भारत का कोई ना कोई साइलेंट गार्डियन हमेशा समंदर में मौजूद रहेगा। वो वल्नरेबिलिटी गैप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सुनने में तो बहुत मजबूत प्लान लगता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है। पूछिए। ये सब कागज पर तो ठीक है, पर मान लीजिए किसी एक पनडुब्बी में कोई बड़ी तकनीकी खराबी आ गई, तब क्या होगा? क्या ये पूरा सिस्टम खतरे में नहीं पड़ जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है, और प्लानर्स इस बात को ध्यान में रखते हैं। इसीलिए दूसरी पनडुब्बी को हमेशा हॉट स्टैंड बाय पर रखा जाता है। हॉट स्टैंड बाय मतलब पूरी तरह तैयार। अगर तैनात पनडुब्बी में कोई समस्या आती भी है तो दूसरी तुरंत उसकी जगह लेने के लिए निकल सकती है। ये सिस्टम एक पनडुब्बी पर निर्भर नहीं है, बल्कि चारों की जुगलबंदी पर टिका है। इसमें सालों की प्लानिंग और बहुत ही बारीक लॉजिस्टिक्स लगते हैं, लेकिन एक बार ये सिस्टम सेट हो जाए तो ये लगभग अचूक होता है। समझ गए। तो ये चक्रव्यूह 4 पनडुब्बियों से बनेगा। तो फिर इस हाई स्टेक्स गेम के ये 4 खिलाड़ी हैं कौन? इन सोर्सेज में उनके नाम और टाइमलाइन का भी जिक्र है। हाँ, ये पूरा बेड़ा अरिहंत क्लास की पनडुब्बियों का है। सबसे पहले है INS अरिहंत, जिसका कोड नेम S2 है, जो 2016 में आई थी। बिल्कुल, 2016 में कमीशन हुई थी। ये 6000 टन की पनडुब्बी है, जिसमें 4 मिसाइल ट्यूब्स हैं। अब 8 साल की लगातार सर्विस के बाद ये अपने पहले बड़े रीफिट के लिए तैयार हो रही है। रीफिट मतलब इसकी पूरी ओवरहॉलिंग, मरम्मत और सबसे जरूरी न्यूक्लियर फ्यूल को रीफ्यूल करने का काम होगा। 1 मिनट, 8 साल बाद पहला रीफिट, ये एक पनडुब्बी की जिंदगी के हिसाब से नॉर्मल है? इसका मतलब तो ये हुआ कि हर पनडुब्बी अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा सर्विस से बाहर रहेगी। बिल्कुल। ये तो CSAD की प्लानिंग के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौती है।
न्यूक्लियर सबमरीन का रीफिट किसी कार की सर्विसिंग जैसा नहीं होता। यह एक बेहद जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई साल लग सकते हैं। रिएक्टर को सेफ मोड में लाना, उसे खोलना, फ्यूल बदलना और हजारों सिस्टम्स को चेक करना, ये सब इसी रोटेशन मॉडल का हिस्सा है। अच्छा। जब अरिहंत रीफिट में होगी तब बाकी 3 पनडुब्बियां चक्र को चालू रखेंगी। यही इस मॉडल की खूबसूरती है। ओके, तो अरिहंत के बाद अगली कौन है? दूसरी है INS अरिघात यानी S3, जिसे 29 अगस्त 2024 को नौसेना में शामिल किया जा चुका है। अच्छा, ये तो हाल ही की बात है। जी, यह भी अरिहंत की तरह 6000 टन क्लास की ही पनडुब्बी है। तीसरी पनडुब्बी है INS अरिदमन यानी S4, जो अभी अपने फाइनल सी ट्रायल्स में है और उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत में नौसेना को सौंप दी जाएगी। तो हमारे पास S2, S3 हैं और S4 भी आने वाली है, लेकिन स्रोतों में बार-बार S4 स्टार का जिक्र है। ये स्टार क्यों लगाया गया है? ऐसा लगता है कि असली कहानी यहीं छिपी है। बिल्कुल, S4 स्टार इस पूरी योजना की सबसे, आप कह सकते हैं, सबसे अहम कड़ी है। अच्छा। इसे 2026 के मध्य या अंत तक नौसेना में शामिल करने का प्लान है और सारे सोर्सेज एक ही पॉइंट पर एग्री करते हैं कि जैसे ही S4 स्टार सर्विस में आएगी, भारत की CSED क्षमता पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगी। मतलब उस पल से ये शुरू हो जाएगा। जी, उस वक्त हमारे पास 4 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पनडुब्बियां होंगी जो इस रोटेशन मॉडल को सफलतापूर्वक चला सकेंगी। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक S4 और खासकर S4 स्टार पुरानी पनडुब्बियों से बहुत अलग और ज्यादा एडवांस्ड है। इन्हें स्ट्रेच्ड वेरिएंट कहा जा रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या इन्हें बस थोड़ा लंबा कर दिया गया है? स्ट्रेच शब्द से कहीं ज्यादा बड़ा बदलाव है ये। ओके। इसका मतलब है कि इनका आकार और वजन काफी बढ़ाया गया है। जहां पुरानी अरिहंत और अरिघात 6000 टन की थी, वहीं S4 और S4 स्टार लगभग 7000 टन की हैं। 1000 टन ज्यादा? जी, और ये जो 1000 टन का अतिरिक्त वजन है, ये सिर्फ लोहे के लिए नहीं है। ये ज्यादा फ्यूल, ज्यादा एडवांस सिस्टम्स और सबसे जरूरी, ज्यादा मिसाइलों को ले जाने की क्षमता देता है। मतलब फायर पावर में एक बहुत बड़ा जंप। अगर हम कहें कि एक ही पनडुब्बी अब वो काम कर सकती है जिसके लिए पहले शायद 2 लगती। जबरदस्त जंप। इससे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी पर क्या असर पड़ता है? आपने सही समझा। ये ऑपरेशनल मैथ को पूरी तरह बदल देता है। सबसे बड़ा अंतर मिसाइल ट्यूब्स की संख्या में है, जिसे सीधा दुगना कर दिया गया है। दोगुना? हाँ, पुरानी पनडुब्बियों में 4 मिसाइल ट्यूब्स थी। S4 और S4 स्टार में 8 मिसाइल ट्यूब्स हैं। 8? इसका मतलब है कि अब एक ही पनडुब्बी पहले से दुगनी मिसाइलें लेकर चल सकेगी। अगर हम 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें, तो अब S4 स्टार अपने साथ ऐसी 8 मिसाइलें लेकर समुद्र की गहराइयों में उतर सकेगी। ये तो वाकई गेम चेंजर है। जब मैंने ये पढ़ा कि हम बंगाल की खाड़ी जैसे अपने सुरक्षित इलाके से ही चीन के बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों को निशाना बना सकते हैं, मुझे यकीन नहीं हुआ। ये तो पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदल देता है। ये कैसे संभव है? इसका सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा यही है। अब भारत को अपनी पनडुब्बी को दुश्मन के तट के बहुत पास ले जाने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। आप अपने बैकयार्ड यानी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के सुरक्षित पानी में रहते हुए भी दुश्मन के दिल तक मार कर सकते हैं। ये आपको एक अविश्वसनीय रणनीतिक बढ़त देता है। और इनकी छिपने की क्षमता? इसके अलावा इन नई पनडुब्बियों की स्टील्थ यानी छिपने की क्षमता भी कहीं बेहतर होगी। स्टील से क्या मतलब है? ये और ज्यादा शांत होंगी? कहीं ज्यादा शांत। इनमें एडवांस्ड अकोस्टिक डैम्पिंग सिस्टम होंगे। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का अल्टीमेट साउंड प्रूफिंग है, जो पनडुब्बी को पानी के अंदर एक भूत बना देता है। एक भूत? इंजन और बाकी मशीनों की आवाज बाहर नहीं जा पाती और समुद्र के अपने शोर में ही खो जाती है। याद रखिए, समंदर में जो दिखता नहीं, जो सुनाई नहीं देता, वही जीतता है। तो चलिए अब जूम आउट करते हैं। मान लीजिए साल 2026 का अंत है और भारत की ये 4 शार्क मछलियां हिंद महासागर में खामोशी से तैर रही हैं। दुनिया के लिए और खासकर हमारे पड़ोसियों के लिए इसका असल मतलब क्या है? वो क्या महसूस करेंगे जब उन्हें ये पता होगा? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसके बहुत गहरे मायने हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी, ये भारत की नो फर्स्ट यूज यानी पहले परमाणु हमला न करने की नीति। जी, उस नीति को चट्टान जैसी मजबूती देता है। देखिए, नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी तभी विश्वसनीय होती है जब आपके पास एक ऐसी सेकंड स्ट्राइक क्षमता हो जो हमले के बाद भी बच जाए और दुश्मन को तबाह कर दे। और CSD वही है। CSD इसी का दूसरा नाम है। ये दुश्मन को एक साफ संदेश है, हमला करने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम बचोगे नहीं।
ये युद्ध को लड़े बिना रोकने की सबसे बड़ी गारंटी है। और चीन के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? सोर्सेज में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का जिक्र है, यानी हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी की कोशिश। हाँ, ये चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी और हिंद महासागर में उसकी बढ़ती दखलंदाजी का एक बहुत ही असरदार जवाब है। ये चीन को बताता है कि हिंद महासागर में भारत ने समंदर के नीचे अपना घर बहुत मजबूत कर लिया है। अंडर वाटर चेकमेट। आप इसे अंडर वाटर चेकमेट भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये क्षमता भारत को अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की उस एलीट कतार में खड़ा करती है जिनके पास CSD है। ये भारत के बढ़ते वैश्विक कद का एक बहुत बड़ा सबूत है। और शायद इन सब में सबसे कमाल की बात यह है कि ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की कहानी है। ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमने किसी से खरीदी है। निश्चित रूप से ये भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नौसेना की दशकों की मेहनत का नतीजा है। एक न्यूक्लियर सबमरीन बनाना दुनिया की सबसे जटिल इंजीनियरिंग चुनौतियों में से एक है। कुछ ही देश ऐसा कर पाए हैं। भारत अपनी पनडुब्बियां, उनके छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स और उन पर लगने वाली मिसाइलें सब कुछ खुद बना रहा है। ये तो वाकई एक जबरदस्त मिसाल है। डिफेंस में आत्मनिर्भरता की एक जबरदस्त मिसाल है। S4 स्टार हमारा आज और आने वाला कल है, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में भविष्य के एक और बड़े प्रोजेक्ट का भी इशारा है, S5 क्लास। ऐसा लगता है कि S4 स्टार तो बस एक पड़ाव है, मंजिल और भी आगे है। बिल्कुल, S4 स्टार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन ये भारत की अंडर वाटर महत्वाकांक्षाओं का अंत नहीं है। S5 क्लास भविष्य की तैयारी है और ये एक अलग ही लीग में होगी। अलग लीग। सोर्सेज के मुताबिक ये पनडुब्बियां विशाल होंगी, लगभग 13,000 टन की। आप अंदाजा लगाइए, ये S4 स्टार से भी लगभग 2 गुनी बड़ी होंगी। 2 गुनी? जी। इनमें 190 मेगावाट का कहीं ज्यादा शक्तिशाली रिएक्टर होगा, जो इन्हें लगभग असीमित समय तक पानी के नीचे रहने की ताकत देगा। और मारक क्षमता, जाहिर है वो भी ज्यादा ही होगी। मारक क्षमता जबरदस्त होगी। अनुमान है कि इनमें 12 से 16 मिसाइल ट्यूब्स होंगी, जो S4 स्टार से भी 2 गुनी या तिगुनी हो सकती हैं। मतलब एक चलता फिरता किला। ये एक सबमरीन नहीं, बल्कि एक चलता फिरता अंडर वाटर मिसाइल बेस होगा। इनका निर्माण 2027 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है और ये 2030 के दशक में नौसेना में शामिल होंगी। अच्छा? लेकिन ये समझना जरूरी है कि जब तक S5 नहीं आ जाती, तब तक अगले 1 दशक से भी ज्यादा समय तक S4 और S4 स्टार ही भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ बनी रहेंगी। तो कुल मिलाके 2026 भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक साल होने वाला है। S4 स्टार का आना सिर्फ एक और पनडुब्बी का आना नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक ऐसी मौन गारंटी का आना है जो ये सुनिश्चित करेगी कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर न देख सके। ये सच में एक अदृश्य ब्रह्मास्त्र है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो करोड़ों भारतीयों को ये विश्वास देगा कि जब वे रात में सो रहे हैं, तब कोई समुद्र की अंधेरी गहराइयों में जाकर उनकी रक्षा कर रहा है। ये शांति और स्थिरता बनाए रखने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। इन सभी स्रोतों में डिटरेंस यानी प्रतिरोध की बात की गई है, जिसका मकसद युद्ध को रोकना है। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। जब किसी देश के पास एक अदृश्य और लगभग अजेय हथियार को कंट्रोल करने की ऐसी अल्टीमेट पावर आ जाती है, तो ये सिर्फ उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को ही नहीं, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर उसकी कूटनीतिक जिम्मेदारियों और उसके मनोविज्ञान को कैसे बदलती है। सही बात है। शक्ति के साथ आने वाली इस गहरी जिम्मेदारी को निभाना ही शायद असली चुनौती है। इस नीति को सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि हमारे पास एक ऐसी विश्वसनीय सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो जो दुश्मन को ये डर दिखाए कि अगर उसने गलती से भी भारत पर हमला किया तो उसका बचना नामुमकिन है। S4 स्टार और भारत का CSD मिशन इसी डर का दूसरा नाम है। जब दुश्मन को पता होगा कि भारत की एक परमाणु पनडुब्बी कहीं न कहीं समंदर के अंधेरे में छिपी बैठी है और आदेश मिलते ही वो तबाही मचा सकती है, तो वो कभी भी भारत पर हमला करने की जुर्रत नहीं करेगा। यही डिटरेंस का असली मतलब होता है, युद्ध लड़े बिना ही युद्ध को रोक देना। और भारत अब इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुका है। रिपोर्ट में जिस तरह से ब्रिटेन के मॉडल का जिक्र किया गया है, वो दिखाता है कि भारतीय नौसेना अब वैश्विक मानकों को अपना रही है। हम अब जुगाड़ से नहीं, बल्कि एक सोची समझी और परखी हुई रणनीति के तहत अपनी सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं।
S4 स्टार का निर्माण और उसका समय पर इंडक्शन भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भी एक बहुत बड़ी सफलता है। परमाणु पनडुब्बी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। ये दुनिया की सबसे जटिल मशीनों में से एक होती है। इसमें हजारों लाखों पुर्जे होते हैं और एक छोटी सी गलती भी सैकड़ों नाविकों की जान ले सकती है। भारत ने अरिहंत को बनाकर साबित किया था कि हम इस तकनीक में सक्षम हैं। अरिघात ने उस क्षमता को पक्का किया और अब अरिदमन और S4 स्टार उस क्षमता को परफेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों, S4 स्टार में जो 8 मिसाइल ट्यूब्स लगाई गई हैं, उनका सामरिक महत्व बहुत गहरा है। पहले जब हमारे पास 4 ट्यूब्स वाली पनडुब्बी थी, तो हमें अपनी फायर पावर को लेकर थोड़ा संकोच रहता था। लेकिन अब 8 ट्यूब्स का मतलब है कि हम अलग अलग तरह की मिसाइलों का मिश्रण भी ले जा सकते हैं, या फिर एक ही तरह की ज्यादा मिसाइलें ले जाकर दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ओवरहेलम कर सकते हैं। यानी कि अगर दुश्मन के पास कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम है भी, तो वो एक साथ इतनी सारी मिसाइलों को रोक नहीं पाएगा। S4 स्टार की ये क्षमता उसे एक असली स्ट्रेटेजिक एसेट बनाती है। इसके अलावा S4 स्टार की बढ़ी हुई लंबाई और वजन उसे समंदर में ज्यादा स्थिरता प्रदान करेंगे। पनडुब्बी जितनी बड़ी और भारी होती है, उसके अंदर शोर कम करने के उपाय करना उतना ही आसान होता है। पनडुब्बी की दुनिया में शोर ही मौत है। जो पनडुब्बी ज्यादा शोर करती है, वो आसानी से पकड़ी जाती है। S4 स्टार के स्ट्रेच्ड डिजाइन में ऐसे एडवांस एकॉस्टिक डैम्पनिंग सिस्टम लगाए गए होंगे जो उसके इंजन और प्रोपेलर के शोर को समंदर के शोर में ही दबा देंगे। इससे दुश्मन के सोनार उसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो एक भूत की तरह समंदर में घूमती रहेगी। दोस्तों, साल 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है। मात्र कुछ ही महीनों का इंतजार है और फिर भारत के पास वो ताकत होगी जिसका सपना हमने दशकों पहले देखा था। एक ऐसी नौसेना जो न केवल अपनी तटों की रक्षा कर सके, बल्कि गहरे समंदर में जाकर दुश्मन को उसकी औकात याद दिला सके। S4 स्टार का आना सिर्फ एक जहाज का आना नहीं है, बल्कि ये भारत के महाशक्ति बनने की राह में एक मील का पत्थर है। ये बताता है कि भारत अब रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है। हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं हैं। हम अपनी पनडुब्बियां खुद बना रहे हैं, अपने रिएक्टर खुद बना रहे हैं और अपनी मिसाइलें भी खुद बना रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देती है। जिस तरह से रिपोर्ट में बताया गया है कि S4 और S4 स्टार S5 क्लास के आने तक भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता की रीढ़ बनी रहेंगी, ये बात इनकी अहमियत को और बढ़ा देती है। इसका मतलब है कि अगले एक दशक तक, यानी कि 2030 के दशक के मध्य तक, भारत की समुद्री सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं पनडुब्बियों के कंधों पर होगा। इसलिए इनका सफल होना और समय पर आना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से INS अरिघात को समय पर कमीशन किया गया है, उसे देखकर पूरा भरोसा है कि S4 और S4 स्टार भी अपने तय समय पर, यानी कि अर्ली और लेट 2026 में नौसेना का हिस्सा बन जाएंगी। दोस्तों, अब आप कल्पना कीजिए उस मंजर की जब 2026 के अंत में S4 स्टार समंदर में उतरेगी। एक तरफ S4 यानी कि अरिदमन पहले से ही वहां मौजूद होगी अरिघात, और अरिहंत भी अपनी ड्यूटी पर होंगी। हिंद महासागर के गर्भ में भारत की ये 4 शार्क मछलियां खामोशी से तैर रही होंगी। दुश्मन के सैटेलाइट्स उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। दुश्मन के जासूसी जहाज अपने कान लगाकर उन्हें सुनने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय समंदर की लहरों के शोर के। लेकिन उन लहरों के नीचे भारत की ये खामोश प्रहरी जाग रहे होंगे, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हर पल तैयार। ये वो सुरक्षा है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये वो सुकून है जो हर भारतीय को चैन की नींद सोने देता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई है जो अंधेरे में जाग कर उसकी रखवाली कर रहा है। S4 स्टार उसी रखवाले का नया और सबसे ताकतवर अवतार है। कुल मिलाकर देखें तो ये खबर भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और हमारे दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी। चेतावनी ये कि अब भारत को घेरने के सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि भारत ने अब ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है जिसमें घुसना तो आसान हो सकता है, लेकिन बचकर निकलना नामुमकिन। CASD क्षमता हासिल करना
भारत को अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की कतार में खड़ा कर देता है। ये भारत के बढ़ते वैश्विक कद का परिचायक है। अब दुनिया भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखेगी। एक ऐसी शक्ति जो अपने हितों की रक्षा करना भी जानती है और वैश्विक शांति में योगदान देना भी। S4 स्टार इस शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए उस ऐतिहासिक पल के लिए जब S4 स्टार भारतीय नौसेना का ध्वज लेकर गहरे समंदर में गोता लगाएगी और दुनिया को बता देगी कि हिंद महासागर का राजा कौन है। ये पनडुब्बी न केवल लोहे और स्टील का ढांचा है बल्कि ये करोड़ों भारतीयों के विश्वास और उम्मीदों का भी वाहक है। हमारे वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत और हमारे नौसैनिकों के अदम्य साहस का परिणाम है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी भारत के आने वाले साइलेंट सेंटिनल्स की, S4 स्टार और भारत के CASD मिशन की। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप भी इस उपलब्धि पर उतना ही गर्व महसूस कर रहे होंगे जितना कि हम। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत की समुद्री सीमाएं पूरी तरह से अभेद्य हो जाएंगी और दुश्मन हमारी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। जय हिंद।